हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाले हैं। और पीरियोडिक टेबल का ना ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, उनमें टोटल ब्लॉक्स की जो नंबर होती है ना, वो 4 होती है। पहले ब्लॉक का जो नाम है उसे एस ब्लॉक कहते हैं, एंड दूसरे को पी ब्लॉक, एंड तीसरे को डी ब्लॉक, एंड चौथे को एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। और जो एस ब्लॉक है ना, उनमें एक बॉक्स होता है, यानी 1 बॉक्स होते हैं। पी में 3 बॉक्स होते हैं। डी में 5 बॉक्स होते हैं, एंड एफ में 7 बॉक्स होते हैं। और ये भी हमने आपको बताया था कि जो 1 बॉक्स होते हैं ना, उनमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। यानी सिंपली ये हुआ ना कि 1 बॉक्स इजकल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि 1 बॉक्स इजकल टू 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एस में टोटल कितने बॉक्स होते हैं 1, इसलिए इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। फिर पी में कितने होते हैं 3 बॉक्स, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6। उसी तरह से डी में टोटल 5 बॉक्स होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 10। और एफ में टोटल होते हैं 7, इसलिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 14। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या देखा कि जो एस ब्लॉक है ना, उनमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। एंड एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो एक बॉक्स है ना, सिंपली एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन भरने की तरीके भी अलग हैं। अब इन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं आगे। हम आपको समझाते हैं कि बॉक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे ना कि एक बॉक्स में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल अलग तरीके से भरे गए हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज भरा जाता है। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने घड़ी देखा होगा। घड़ी में जो मिनट की, आवर की और सेकंड की जो हैंड होती है ना, यानी जो उसकी सुई होती है ना, वो जिस वे में मूव करती है, ठीक है, उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर उसके अगेंस्ट हम रोटेट करें ना कुछ इस डायरेक्शन में, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है बॉक्स में ना, एक भरा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक भरा जाता है क्लॉकवाइज। तो सिंपली हमने आपको यहाँ पे फिगर भी बना के दिखा दिया है कि अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या। चलिए तो मूव करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर ना एक्चुअल में स्ट्रक्चर है किसका, Na का। Na क्या होता है, Na एक एलिमेंट होता है जिसका नाम पूरा होता है सोडियम। ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में ना 11 नंबर पे आता है। ठीक है। तो अब ना कोई भी एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में होता है, उसका कोई ना कोई एक नंबर होता है। जिस नंबर पे वो आता है ना, वो नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके। और ये एटॉमिक नंबर को ना हम जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे मूव करते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आफ्टर ऑल अगर कहे तो एटॉमिक नंबर जो जेड है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो ये एटॉमिक नंबर है ना, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ये जो सोडियम है ना, वो 11 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, वो भी 11 है। इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, वो भी 11 है। और इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी नंबर है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है उस एलिमेंट का, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है एलिमेंट का। क्लियर है क्या। तो सिंपली हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जेड है ना, जो हमारा जेड है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखा है कि जो हमारा एटॉमिक है ना नंबर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और ये किसके बराबर है 11 के। ओके। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो सोडियम है ना, इसका मैंने वैलेंसी लिखा है। ठीक है। वैलेंसी कितना है 2, 8 और 1। तो ये वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको
आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल अभी इसको आप ऐसे लेते चलो। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपली आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्बिट होता है वो के ऑर्बिट होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ठीक है? तो इसका हमने आपको फार्मूला भी बताया था कि जो बोर है ना, बोर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था नील्स बोर के कि उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n का स्क्वायर, और n के जगह पे जनरली हम क्या रखेंगे, कोई नंबर। जैसे के जगह पे हम 1 रख लेंगे, एल के जगह पे 2 रख लेंगे, एम के जगह पे 3, एन के जगह पे 4। ऐसा हम यहाँ पे एन के जगह पे बदलते चले जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट के हिसाब से उसका नंबर भी चेंज होता रहता है, नाम भी चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो हमारा पहला ऑर्बिट है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो दूसरा ऑर्बिट है ना उसमें 8 भरे जाएंगे, और जो तीसरा है ना उसमें 18 भरे जाएंगे। तो टोटल हमने ये चीज़ें समझ लिया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। चलिए तो आगे मूव करते हैं। हम आपको ना स्ट्रक्चर थोड़ा-सा दिखाते हैं। देखिए एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले हमने यहाँ पे Na का नाम लिखा, और फिर हमने देखा कि हमारे पास एक तो 2 है और फिर 8 है और फिर 1 है। इसके अकॉर्डिंग मुझे टोटल कितने ऑर्बिट बनाना पड़ेगा? 3। कैसे पता कि 3 ऑर्बिट बनाना है? तो यहाँ देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 है और 8 है और 1 है, यानी 3 हमें ऑर्बिट बनाने हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑर्बिट K बनाया, एक ऑर्बिट L बनाया और एक ऑर्बिट M बनाया। क्लियर है क्या? और हमने अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा कि ये जो हमारा पहला ऑर्बिट है ना, नंबर 1 यानी K, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया है। फिर नंबर 2 यानी कि जो हमारा L है ना, उसमें हमने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। और लास्ट वाला जो है ना, नंबर 3, उस पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक है? और अगर ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम इस ऑर्बिट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं किसी भी एलिमेंट का। ओके? अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो सोडियम है ना, इन सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है ना वो कितना है, 10, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना वो कितना है, 11। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी कितना होना चाहिए, 11, और प्रोटॉन भी कितना होना चाहिए, 11। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो लोचा हुआ है। अब वो लोचा क्या हुआ है, इसी को हमें यहाँ पे देखना है। तो चूंकि होता क्या है ना कि जो सोडियम है ना, जब इसका हम वैलेंसी तैयार करेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर पे तो आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 1। अब जो ये 1 है ना इलेक्ट्रॉन, इसको सोडियम अपने यहाँ से भेज देता है, दूसरे जगह भेज देगा। ठीक है? तो चूंकि ये जो 1 था ना, वो 1 यहाँ से जा चुका है, तो अब क्या बचा, केवल 2 बचा, और क्या बचा, 8। अब जब ये 2 और 8 को हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास 10 आएगा, और यही 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। क्लियर है क्या? लेकिन अभी भी प्रोटॉन की संख्या कितनी होंगी? प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 होंगी, क्योंकि जब आपने वैलेंसी लिखा था ना, तो उस टाइम पे आपने किसको शो कराया था? इलेक्ट्रॉन को। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, प्रोटॉन नहीं, इसलिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात याद रखो, जो प्रोटॉन होता है ना, जनरली हम उसको प्लस कहते हैं, यानी पॉजिटिव कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इसको माइनस कहते हैं, यानी निगेटिव कहते हैं। तो इससे अब क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रोटॉन है ना वो चूंकि पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का, यानी कि अब इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, प्लस वाला। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो 2, 8 और 1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, इसका मतलब कितने चार्जेस आएंगे, 1 चार्जेस आएंगे। क्लियर है क्या? तो इसी तरह से हमने जो n है ना उस पर क्या लिखा, Na प्लस, यानी n पर कितना चार्ज है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि Na के पास से ना एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यानी इसने क्या करा है, उस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ठीक है? तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए, जो कोई एटम होता है ना एक, या फिर कोई एलिमेंट होता है ना, जैसे सोडियम, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स होते हैं ना,
हर एक एलिमेंट्स के पास प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है किसी भी एलिमेंट के ना, इनको हम सिंपल में क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोटॉन है ना, थोड़ा इसको हम ना जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस से शो कराते हैं और इसे हम कटायन कहते हैं। याद रहे, प्रोटॉन जो है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ये प्लस होता है और इसे हम कटायन कहते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे? कैटायन। याद रहेगा क्या? ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसे हम माइनस से शो करते हैं और केमिस्ट्री में इसको एनायन कहते हैं। याद रहेगा आपको? ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल में कोई चार्जेस नहीं होता, इसलिए इसको हम जीरो चार्ज कहते हैं। इसका कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो चार्ज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन। और अगर आप उसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन। और जब आपसे बोलेंगे निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि कैटायन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन को कैटायन कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन को एनायन कहते हैं। तो ये आपको ये बातें याद होनी चाहिए। ओके। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जब आप वैलेंसी निकालोगे ना, तो उस वैलेंसी के तौर पर आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर ये कटायन होगा या फिर कहाँ पे ये एनायन होगा। ठीक है। जैसे मैं अगर एक Na का ले लूँ, तो Na कितने नंबर पे आता है? 11। अगर इसकी वैलेंसी लिखूँ ना, तो 2 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। ठीक है। तो इसके तौर पे 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। इसका मतलब Na जो है ना, वो पॉजिटिव पर आएगा। पॉजिटिव मतलब कैटायन होगा। तो इस तरह से आप चार्जेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से हमने अगर ऑक्सीजन को लिया ना, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो इसका जो वैलेंसी होगी ना, वो 2 होगी और 6 होगी। तो इसका मतलब अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इसके ऊपर क्या होंगे? 2 माइनस चार्ज होंगे। यानी कि ऑक्सीजन क्या है? एक एनायन है। क्लियर है क्या? चलिए, अब आपको लग रहा होगा ना कि ये वैलेंसी यानी जो आयन है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो, जब आयन हमें पता चल जाता है ना, तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। ठीक है? या फिर उनके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, वो स्टेबल है। क्लियर है क्या? हमने क्या बताया फिर से समझो। जो आयन्स है ना, यानी जो वैलेंसी है ना, इसके थ्रू हम आयन्स का पता करते हैं और आयन से हमें ये पता चल जाता है कि जो एलिमेंट है ना, वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है या फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि वो मोर स्टेबल है। अब ये स्टेबल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा फिगर पे फोकस करो। तो यहाँ पर हमने ना एक सिंपल सा बीच में एक पॉइंट बनाया है। इस पॉइंट को हम लोग ना न्यूक्लियस कहते हैं, यानी नाभिक कहते हैं। और नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा बात आपको याद रहेगा ना? चलिए, और ये जो हमने एक ऐसा लाइन खींचा है ना, इस सर्कल को चूंकि ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। हिंदी में से कक्ष कहते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। और जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो ये ऑर्बिट है ना, इस पर जो ये ऐसा गोला गोला दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो मूव करते हैं। ये कहाँ पे मूव करते हैं? इन ऑर्बिट में। क्लियर है क्या? चलिए आगे मूव करते हैं। और ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट ये ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है। ठीक है। इसके बारे में ना जब मैं आपको रदरफोर्ड की थ्योरी बताऊंगा ना, उस टाइम पे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या देखा कि बीच में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और फिर ऑर्बिट होता है और ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और बीच में जो जगह होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खाली होता है, यानी कि मोस्टली वो क्या होते हैं? ब्लैंक आउट होते हैं। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया क्या? चलिए तो आगे मूव करते हैं।
चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले ना हमने आपको वैलेंसी के बारे में समझाया था। हमने कहा था वैलेंसी से आयन पता चलता है और इस आयन से ना हम पता लगा लेते हैं कि एलिमेंट्स मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर मोर स्टेबल है, ठीक है? अब ये क्या होता है इनके बारे में हम यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले ना आप इस फिगर पर थोड़ा फ़ोकस करना, उसके बाद में ना एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? देखिए, सिंपली क्या है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ना मैंने, ये जनरली Na का स्ट्रक्चर है, ठीक है? Na मतलब सोडियम का और ये वाला जो है ना, ये क्लोरीन का है, यानी Cl का है, ठीक है? चलिए, जो Na है ना, वो 11 नंबर पे आता है, ठीक है? और जो Cl है ना, वो 17 नंबर पे आता है। अब चूँकि Na जो है 11 नंबर पे आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी? 11 और क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी? 17। तो हमने अब इलेक्ट्रॉन नंबर हमें पता चल गया है इन Na का और Cl का, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वैलेंसी निकालेंगे। तो जो हमारा Na है ना, इसका हमारा जो वैलेंसी होगा, वो होगा 2, 8 और 1, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वो चीज़ निकाल लिया है। अब हमें क्लोरीन का निकालना है वैलेंसी, ठीक है? तो चलिए, क्लोरीन का वैलेंसी कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2, 8 और 7, ठीक है? इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होंगे, तभी जा कर के अपना एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि जो Na है ना, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? और जो Cl है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यानी Na ना Cl के डिमांड को पूरा कर रहा है और ये Na अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और Cl जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है? तो इसलिए जब ये Na ना अपने इलेक्ट्रॉन को एक देगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 और चूँकि क्लोरीन जो है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पहले कितने थे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन की 17 पर एक और आ जाएँगे तो टोटल कितने हो जाएँगे? 18। तो अभी ध्यान देना यहाँ पे कि Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है? 11। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए Na जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इसका जो प्रोटॉन की संख्या होंगी वो कितना होंगी? 17 लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होंगी? 18 क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन Na से लिया है। तो अब यहाँ पर कौन-सा चार्ज ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर कितनी है? 18 इसलिए हमारा जो Cl होगा उस पे कौन-सा चार्ज शो करेगा? माइनस चार्ज, ठीक है? अब हमने यही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा Na है ना वो पॉजिटिव चार्ज है और Cl जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है। अब हमने ना पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 8 भरे हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया है, ठीक है? उसी तरह से पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दूसरे में हमने 8 भरे हैं और तीसरे में हमने 7 भरे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है? अब चलिए आगे मूव करते हैं। अब जब देख रहे हैं आप तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक चूँकि जा रहा है, तो जाने को हम क्या बोलते हैं? आउट या गिवर या पॉजिटर, ठीक है? तो अगर हम बोले कि Na और Cl में कौन गिवर है, तो आप क्या बोलेंगे? Na जो है ना वो गिवर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला हमेशा गिवर होता है, ठीक है? Cl जो है ना वो रिसीवर होगा, क्यों रिसीवर होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे रिसीवर यानी माइनस से शो करेंगे यानी एनायन होगा और जो देगा इलेक्ट्रॉन को वो हमेशा पॉजिटिव यानी गिवर होगा और गिवर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो हमने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।